हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे वामपंथी आंदोलनों के बारे में। देश में अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था, तो इस समय विभिन्न आंदोलन चल रहे थे एवं विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अन्य अपने अपने तरह से प्रयास किए जा रहे थे। कहीं पे क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, कहीं पे आंदोलन चल रहे थे। इसी समय वामपंथी एक विचारधारा के रूप में उभरी। यह जो विचारधारा है, यह यूरोपीय देशों से उत्पन्न हुई थी। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। वामपंथ जो शब्द है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है फ्रांसीसी क्रांति में किया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। दक्षिण या वाम, ये एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण या वाम, जो सरकार के समर्थक होते हैं उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है, और जो विरोधी होते हैं उन्हें वामपंथी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये वामपंथी आंदोलन यहाँ से आगे निकल के आता है। भारत में वामपंथ के उपजने के कारण देखें तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियाँ थी, यह भी एक प्रमुख कारण रहा। ठीक है, किसानों श्रमिकों की राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। इस समय किसानों के भी काफ़ी विद्रोह हो चुके थे और श्रमिक संगठन भी बनने शुरू हो चुके थे। तो इनके द्वारा भी स्वतंत्रता में सहयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की इनके विचार का उत्पन्न हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन इस समय काफ़ी प्रयासरत तो रहा, परंतु इसकी असफलता ने भी वामपंथ को आगे बढ़ा दिया। और भारतीय युवाओं का सोवियत संघ से संपर्क, यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी वहाँ पे, और वामपंथी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे युवाओं का उस ओर आकृष्ट होना यहाँ भारत देश में वामपंथी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों में भी बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हो रही थी, तो इसका प्रचार प्रसार काफ़ी मात्रा में हो रहा था। तो ये सारे कारण हैं जो कि भारत में वामपंथी आंदोलन के होने के प्रमुख योगदान देते हैं। ठीक है, भारत में देखें कि जो साम्यवादी प्रचार का श्रेय जाता है मानवेंद्र नाथ राय को। ये विदेश से आ चुके थे, इन्होंने वामपंथी आंदोलन को काफ़ी करीब से देखा और जाना था। तो इन्हीं को भारत में भी साम्यवाद के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। आगे देखें, 1915 ईस्वी में मेक्सिको में रूसी साम्यवादी नेता जो मिखाइल बोरोदिन रहते हैं, उनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, मानवेंद्र राय जी के द्वारा ही मिखाइल बोरोदिन के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। चूँकि ये मेक्सिको में की गई थी, तो वर्तमान में अभी भारत में इस समय कोई संगठन नहीं था इसके लिए। ठीक है, अक्टूबर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह भी ताशकंद में की गई। ठीक है, ताशकंद में की जाती है इसकी स्थापना, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसमें एम.एन. रॉय, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगस्त 1922 में S.A. डांगे द्वारा सबसे पहले बम्बई में, अगर यहाँ पे कहना चाहिए कम्युनिस्ट की बात करें, तो समाजवादी या सोशलिस्ट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला जाता है S.A. डांगे के द्वारा बम्बई से, और उन्हीं के द्वारा गांधी बनाम लेनिन एक पुस्तक लिखी जाती है। भारत में कम्युनिस्टी संगठन दिसंबर 1925 में कानपुर सम्मेलन में यहाँ पे बनाया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका निर्माण यहाँ पे दिसंबर 1925 में कानपुर में एक सम्मेलन के दौरान किया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है भारत को ब्रिटिशों से मुक्त कराकर किसानों श्रमिकों का लोकतंत्र स्थापित करना। अर्थात जो किसान या श्रमिक या जो दबे कुचले वर्ग हैं, इनकी सरकार का यहाँ पे पुनः स्थापना करना। क्योंकि इस समय जो सरकार थी अंग्रेज़ों की, वह किसानों और श्रमिकों को काफ़ी दबाने की कोशिश किया करते थे। तो इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना करने का इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। आगे देखें, 1925-26 में लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है बंगाल में। ठीक है, जिसका उसका नाम आगे चेंज करके पीजेंट एंड लेबर पार्टी कर दिया जाता है। और इसी संगठन के द्वारा दो बंगला पत्रिकाएं भी निकाली जाती है बांग्ला भाषा में, लांगल और गणमानी। ठीक है, इसका प्रकाशन किया जाता है। 1926 में देखें तो पंजाब में संतोष सिंह जी के द्वारा कीर्ति किसान पार्टी का गठन किया जाता है, और इसी संगठन के द्वारा कीर्ति पत्रिका भी निकाली जाती है। तो ये साम्यवादी विचारधारा को लेके किसान पार्टी का गठन किया जाता है। 1923 में मद्रास में भी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया। 1922-23 में चूँकि धीरे धीरे साम्यवादियों की गतिविधियाँ बढ़ रही थी, और चूँकि रूस का संकट अंग्रेज़ों को काफ़ी डरा रहा था, रूस में क्रांति हो चुकी थी और रूस के कम्युनिस्टों के द्वारा काफ़ी मात्रा में वहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी फैलाई जा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे भारत में उपस्थित जो ब्रिटिश सरकार थी इन चीज़ों से डर गई, और उसने 1922-23 में
कम्युनिस्टों को पकड़कर जेल की सज़ा दी गई। ठीक है। 1932 के जो प्रथम आम चुनाव होते हैं तो उसमें कम्युनिस्टों को 23 सीट मिलती है। ठीक है, जो कि कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है। सॉरी, ये 1952 है। ठीक है, 1952। इस समय जब स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव होते हैं, आम चुनाव, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो रहती है विभिन्न जगहों पे भारत में, तो उनको 23 सीट प्राप्त होती है, जो कि कांग्रेस को सर्वोच्च सीट प्राप्त होती है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है वो कम्युनिस्टों की रहती है। नेक्स्ट देखें, कांग्रेस में भी धीरे धीरे जो समाजवादी धारा है या जो कम्युनिस्ट धारा विचारधारा है वह आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख नेता रहते हैं जो कि समाजवाद की ओर आकृष्ट होते हैं। ठीक है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल बनाई जाती है बम्बई के अंतर्गत, जिसको बनाने का श्रेय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, ये सभी लोगों ने मिलकर जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा समाजवाद के ऊपर ही समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक लिखी गई और नरेंद्र देव जी के द्वारा समाजवाद व राष्ट्रीय आंदोलन नामक इन पे पुस्तक लिखी जाती है। इनका उद्देश्य रहता है कि आंदोलन मजबूत करने के लिए किसानों को संगठित करें। ठीक है, क्योंकि यह निम्नतम वर्गों का ही एक प्रकार से कम्युनिस्टों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उनका नेतृत्व किया जाता है। तो इनका यही प्रयास रहता है कि किसानों को संगठित करके एक समाज में जोड़ा जाए और उनके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की जाए। ठीक है, आगे देखें तो अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है लखनऊ में। और यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास के द्वारा ही यह अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है और उसके सर्वप्रथम अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की जाती है। यह धीरे धीरे समाजवाद को, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे समाजवाद स्टूडेंट क्षेत्र में भी या छात्रों के अंदर भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के समाजवादी संगठन बने, हमने देखा। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है समाजवादी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे यहाँ पे किसान मजदूर संगठन हो, चाहे यहाँ पे छात्रों का संगठन हो, चाहे श्रमिकों का संगठन हो, तो ये सारे मिलके भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। ठीक है, और एक जो वामपंथी थे उनको एकत्रित करने के लिए उन्होंने वामपंथी एकीकरण समिति का भी गठन किया। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये प्रयास किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे चर्चा की वामपंथी आंदोलन के बारे में, जिसमें विभिन्न संगठनों के बारे में हमने एक एक करके चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।